जय हिंद दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम साइमन कमीशन को देखेंगे कि साइमन कमीशन क्या है और किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कंप्लीट एक वीडियो में हम यहाँ से बनने वाले सारे प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। अगर आप किसी कंपटीशन के प्रिपेयर कर रहे हैं या बीपीएससी ट्री की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी पीटी वगैरह, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं और चलिए देखते हैं। यहाँ हमने लिखा हुआ है साइमन कमीशन 1927। तो सबसे पहले तो हमको ये बात पता होनी चाहिए कि साइमन कमीशन जो है एक्चुअली इसका नाम साइमन कमीशन नहीं है। ठीक है, इसका नाम कुछ और है। तो इसका ओरिजिनल नाम क्या है? इसका ओरिजिनल नाम था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंडियन स्टैट्यूटरी कमिटी। ठीक है, इसका मूल नाम यही है, इंडियन स्टैट्यूटरी कमिटी। ठीक है ना, 1927। ठीक है, इसका मूल नाम है। अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं, पृष्ठभूमि की, कि ये लाया क्यों गया था, तो आपको पता होगा, मैं यहाँ से लिखना प्रारंभ कर रहा हूँ कि 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम लाया गया था। मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम लाया गया कब? 1909 में। ठीक है ना, और इस बार इसमें कहा गया था कि प्रत्येक 10 वर्ष पर क्या किया जाएगा? समीक्षा की जाएगी। ठीक है, तो उसी प्रकार से 1929 आया। तो 1929 में क्या हुआ? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लाया गया था, आपको पता होगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, यानी 1909 से 1919 में देखिए 10 साल का डिफरेंस है। और यानी इसके बाद तुरंत क्या होना चाहिए था? 1929 में आना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुआ? साइमन कमीशन 1927 में ही आ गया। ठीक है ना, क्या किया गया? इसमें कुल 7 लोग थे। पूछता है कि साइमन कमीशन में कुल कितने व्यक्ति थे, तो कुल व्यक्तियों की संख्या है, कुल व्यक्ति हैं 7। और यहाँ पर हमने क्या देखा कि कुल 7 लोग थे और सभी के सभी क्या थे? सभी के सभी अंग्रेज। और साइमन कमीशन के इन 7 व्यक्तियों में एक व्यक्ति अध्यक्ष थे। इस कमेटी को का नेतृत्व करने के लिए अध्यक्ष बनाया गया था किसको? तो वो थे सर जॉन साइमन। इसीलिए इसे हम लोग साइमन कमीशन भी कहते हैं। ठीक है ना, अध्यक्ष थे कौन? सर जॉन साइमन थे। अब एक बात आता है कि इसकी नियुक्ति कब की गई थी। तो यहाँ से डेट पूछता है कि साइमन कमीशन जो था इसकी नियुक्ति कब की गई थी। इसकी नियुक्ति की बात करेंगे हम। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? तो नियुक्ति हुआ है आपको 8 नवंबर, डेट याद रखिएगा, 8 नवंबर 1927। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 1927 लिखा हुआ है। साइमन कमीशन की नियुक्ति की जाती है 8 नवंबर 1927 को। ठीक है, जिसके अध्यक्ष होते हैं सर जॉन साइमन। अब एक बात आता है कि आखिर साइमन कमीशन का गठन किस लिए किया गया, उसका उद्देश्य क्या था। अब मैं यहाँ पर उद्देश्य लिख रहा हूँ। क्या उद्देश्य रहा होगा, किस लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया? ठीक है, तो साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? तो संवैधानिक विकास का पता लगाना कि संवैधानिक विकास कहाँ तक पहुँचा है और प्रशासनिक सुधार कहाँ तक हो पाया है। ठीक है, इसके बाद एक प्रश्न पूछता है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी। नियुक्ति का डेट तो मैंने बताया, लेकिन यहाँ एक पॉइंट है कि नियुक्ति की अनुशंसा किसने की थी। तो याद रखिएगा, साइमन कमीशन के नियुक्ति की, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अनुशंसा। साइमन कमीशन के नियुक्ति की अनुशंसा किया था लॉर्ड बर्कनहेड। उस व्यक्ति का नाम है लॉर्ड बर्कनहेड। ठीक है ना, लॉर्ड बर्कनहेड। ये कौन हुआ करते थे? तो भारत के राज्य सचिव हुआ करते थे उस समय। भारत के राज्य सचिव हुआ करते थे और भारत के राज्य सचिव का मुख्यालय लंदन में हुआ करता था। इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आ जाता है कि यहाँ पर लॉर्ड इरविन, जो भारत के वायसराय थे, लॉर्ड इरविन की ही अनुशंसा पर
लॉर्ड इरविन की ही अनुशंसा पर इस कमीशन में यानी कमेटी में एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। लॉर्ड इरविन ने ही राय दी थी या सलाह दी थी कि एक भी भारतीय शामिल नहीं किया जाए। ठीक है, लॉर्ड इरविन ने क्या किया, अनुशंसा कर दिया कि ये जो कमेटी बनाई जाएगी इसमें सभी अंग्रेज होंगे और इसमें एक भी भारतीय नहीं होंगे। ठीक है ना। तो ये बात है 1927 की। तो जो कांग्रेस थी, कांग्रेस जब मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब हुआ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था 1927 का अधिवेशन, और वह स्थान था मद्रास। तो मद्रास के अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि कांग्रेस क्या करेगी, साइमन कमीशन का पुरजोर विरोध करेगी। और यहां से एक प्रश्न पूछता है कि उस समय अध्यक्षता कौन कर रहा था, अध्यक्ष कौन थे आईएनसी की 1927 की मद्रास में जो अधिवेशन चल रहा था उस समय डॉक्टर एम ए अंसारी, डॉक्टर एम ए अंसारी आईएनसी का अध्यक्ष हुआ करते थे। तो इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया, तो इस बैठक में यह निर्णय लिया गया, किस बात पर बात बनी कि हम सभी लोग क्या करेंगे, साइमन कमीशन का विरोध करेंगे। किस लिए, मैं लिख देता हूं, मैं साइमन कमीशन का विरोध करेंगे। तो इन्होंने क्या कहा, विरोध करेंगे, ठीक है, किस लिए करिएगा, तो इन्होंने आधार क्या बताया, पहला आधार बताया समय से 2 वर्ष पूर्व गठन, यानी ये 1909, 1919 और 1929 में होना चाहिए था, लेकिन ये आ गया था कब, 1927 में ही घोषणा कर दी गई। तो समय से 2 वर्ष पूर्व गठन हो गया था, पहला कारण। दूसरा कारण, किसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था, कि भारत के लोगों के संवैधानिक विकास का पता करना है, प्रशासनिक सुधार का पता करना है, तो भारत का व्यक्ति तो होना चाहिए, तो एक भी भारतीय शामिल नहीं था। इस बात को लेकर विरोध कर रहे थे, यानी ये 2 बिंदु थे। ठीक है ना। अब एक और प्रश्न यहां से आएगा, ठीक है, कि साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर को किया गया, लेकिन यह भारत कब पहुंचा, भारत कब आया, याद रखिएगा। भारत में कहाँ आया, सबसे पहले बॉम्बे में आया, सबसे पहले बॉम्बे में आया। और यही प्रश्न पूछता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो भारत आया 3 फरवरी 1928 को, 3 फरवरी 1928। नियुक्ति होती है 8 नवंबर 1927 को और भारत आता है 3 फरवरी 1928 को। ठीक है। तो जैसे ही साइमन कमीशन जो है ये भारत आता है, भारत में इसका विरोध किया गया, भारत में इसका विरोध किया गया। विरोध हुआ तो क्या क्या किया गया विरोध में, काले झंडे दिखाए गए, काले झंडे दिखाए गए, हड़ताल हुआ, कारखाने में जो मजदूर काम कर रहे थे उन्होंने वहां पर हड़ताल किया, रोड को जाम किया गया, और एक यहाँ पर नारा लगाया गया, साइमन वापस जाओ, यानी साइमन गो बैक का भी नारा लगाया गया। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछता है कि साइमन वापस जाओ यानी साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था, तो आपको याद रखना है ये नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने, यूसुफ मेहर अली ने ही कहा था साइमन गो बैक, अर्थात साइमन वापस जाओ। ठीक है, अभी तक सारी बातें आपको समझ में आ रही है। अब देखिए, तो सबसे पहले तो ये कहाँ आया, बॉम्बे आया। अब मैं यहाँ पर घटनाक्रम को लिख रहा हूँ, ध्यान से आप सभी समझेंगे। सबसे पहले आता है कहाँ, बॉम्बे आता है, बॉम्बे में इसका विरोध होता है। बॉम्बे के बाद जब ये आगे बढ़ता है तो बॉम्बे से ये कहाँ पहुँचा, ये आगे पहुँचा दिल्ली, ठीक है ना, दिल्ली पहुँचा। दिल्ली के बाद ये पहुँचा लखनऊ, ठीक है, जहाँ पर लखनऊ में 2 लोग थे जो इसका विरोध कर रहे थे। पूछता है कि लखनऊ से किसने विरोध किया, तो जवाहरलाल
नेहरू। और दूसरे व्यक्ति का नाम है गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है। लखनऊ पहुंचा है, फिर लखनऊ से ये पटना आया, लखनऊ से ये, यहाँ मैं यहाँ बना देता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। लखनऊ के बाद कहाँ आ गया जी, लखनऊ के बाद ये पटना आया। यहाँ भी इसका क्या किया गया, पुरजोर विरोध हुआ, पटना पहुँचता है। पटना के बाद ये आ जाता है कलकत्ता, कलकत्ता में भी इसका पूरा विरोध हुआ। कलकत्ता के बाद ये आता है उड़ीसा में, उड़ीसा पहुंचा, वहाँ भी इसका विरोध हुआ। उड़ीसा के बाद ये पहुंचा कराची, कराची में भी इसका विरोध हुआ, ठीक है। और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये पूछता है, और कराची के बाद पहुंचा था लाहौर। मैं यहाँ पर लाहौर को देखिए रेड पेन से लिख रहा हूँ, इसका मतलब इसके बारे में कुछ है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक्चुअली ये कट गया, यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। लाहौर आप देख पाएंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा। लाहौर, तो जैसे ही ये लाहौर पहुँचा, लाहौर में भी इसका पुरजोर विरोध हुआ, लोग विरोध कर रहे थे। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पर लाहौर में प्रदर्शन कर रहे थे कौन, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय प्रदर्शन कर रहे थे। तो क्या होता है कि जब ये लोग हड़ताल कर रहे होते हैं तो पुलिस वहाँ पर लाठीचार्ज कर देती है, और लाठीचार्ज जैसे ही कर देती है तो वहाँ का एएसपी जो था सॉन्डर्स, ठीक है ना, तो सॉन्डर्स की लाठी से चोट लग जाती है। किसको, लाला लाजपत राय को, और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। डेट कौन सा है, अब ये डेट है 17 नवंबर 1928 को, क्योंकि देखिए 3 फरवरी को तो बॉम्बे आया है, बॉम्बे के बाद दिल्ली, लखनऊ, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, कराची, लाहौर पहुंचा है। तो लाहौर की घटना ये है आपकी, कब की है देख पा रहे होंगे आप, कि 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय को चोट लग गई और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, ठीक है। अब हम इसके आगे वाले भाग को देखते हैं, और अब ध्यान से देखिए। तो लाला लाजपत राय ने एक कथन दिया, वहां पर कहा, मेरे ऊपर किया गया लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश हुकूमत की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। ये लाला लाजपत राय ने एक कथन दिया था अपना, ठीक है ना। तो लाला लाजपत राय की तो मृत्यु हो गई, तो मोतीलाल नेहरू जो थे उन्होंने लाला लाजपत राय को प्रिंस अमंग द पीस मेकर कहा था। मोतीलाल नेहरू ने लाला लाजपत राय को प्रिंस अमंग द पीस मेकर कहा था। इसको आप याद कर लीजिएगा, प्रिंस अमंग द पीस मेकर किसको कहा गया, तो लाला लाजपत राय को कहा गया, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे आप, साइमन कमीशन जो है पहली बार 1928 में आया, उसने समीक्षा की और 1928 में ही वापस चला गया। फिर दूसरी बार 1929 में साइमन कमीशन आया और 30 में उसने क्या किया, रिपोर्ट जारी किया। यहाँ से पूछता है कि साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब जारी की, तो 27 मई 1930 को साइमन कमीशन का रिपोर्ट जारी किया गया, ठीक है ना। अब एक चीज़ यहाँ से देख लेते हैं हम सब। यहाँ से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो पूछता है कि कौन कौन सी पार्टियां थीं जो साइमन कमीशन का विरोध कर रही थीं और कौन कौन सी पार्टियां थीं जो साइमन कमीशन का समर्थन कर रही थीं। तो यहाँ पे देखिए, विरोध में कौन कौन था, कांग्रेस विरोध कर रही थी। मुस्लिम लीग जो थी उसमें 2 गुट थे, एक जिन्ना गुट, एक सफ़ी गुट। तो जिन्ना गुट विरोध कर रहा था, एक था इंडियन लिबरल एसोसिएशन, ये विरोध में था। किसान मजदूर पार्टी, हिंदू महासभा, भारतीय औद्योगिक एवं वाणिज्यिक कांग्रेस, यानी ये सभी की सभी पार्टियां साइमन कमीशन का विरोध कर रही थीं। समर्थन में कौन था, पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी, जस्टिस पार्टी मद्रास की, मुस्लिम लीग का दूसरा गुट जो है सफ़ी गुट वाला, ये समर्थन में था। फिर केंद्रीय सिख संगठन और अखिल भारतीय अछूत संगठन, ये जो सभी चीज पार्टियां हैं, संगठन हैं, ये समर्थन में थे साइमन कमीशन के, और ये सारी पार्टियां इनका विरोध कर रही थी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि साइमन कमीशन ने, यहाँ देख रहे होंगे आप, साइमन कमीशन की सिफारिश क्या थी। साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट जारी किया तो कौन कौन सी मुख्य बातें उसमें थी। साइमन कमीशन की सिफारिश क्या थी कि प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर होने वाली समीक्षा क्या हो, समाप्त हो।
यानी 1909 में जो है मॉर्ले मिंटो आया, फिर 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड आया, और ये 27 में आया था। ये भी क्या था, समीक्षा करने ही आया था। तो कहा कि ये 10 वर्ष पर समीक्षा की जा रही है, इसको पहले समाप्त कर दिया जाए, पहला पॉइंट। दूसरा, प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करके उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए, यानी अलग अलग प्रांतों में द्वैत शासन नहीं हो और एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर दी जाए। तीसरा, केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना न की जाए। यहाँ पे क्या कहा कि केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं होनी चाहिए। चौथा पॉइंट, उड़ीसा तथा सिंध को अलग राज्य का दर्जा देने की अनुशंसा की इसने। उड़ीसा तथा सिंध को अलग राज्य का दर्जा देने की अनुशंसा की बात कही गई थी इसमें। उसके बाद वर्मा को अलग करने की अनुशंसा, ठीक है ना, पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट है अल्पसंख्यक वर्ग को विशेष ध्यान रखा जाए, इनको विशेष ध्यान में रखा जाए। और सातवां पॉइंट है कि मताधिकार में छूट दी जाए। उस समय सभी लोग वोट नहीं देते थे, तो मात्र 3% लोग देते थे वोट, तो कहा गया कि इसमें थोड़ी छूट दी जाए और उसको बढ़ा करके 12% तक की जाए। इस तरह से हमारा साइमन कमीशन जो है खत्म हो गया। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों को भी शेयर करिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।